नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सोनी। IBC 24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में धान का मुद्दा हमेशा से ही गर्म रहा है, फिर चाहे वो भाजपा की सरकार हो या फिर वर्तमान में कांग्रेस की सरकार। धान की खरीदी का मुद्दा हो या फिर पड़ोसी राज्यों से धान की आवक होने के बाद बिचौलियों द्वारा उसे छत्तीसगढ़ में खपाए जाने का मामला, एक बार फिर से धान की खरीदी हो रही है और ये आरोप लग रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्य, चाहे फिर वो झारखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश, वहाँ के धान को लाकर बिचौलिए छत्तीसगढ़ की समितियों में खपा रहे हैं। इसी पड़ताल को जानने के लिए, इसी पूरे मामले को जानने के लिए आज हम पड़ताल करने निकले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच दूसरे राज्यों से धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाया जा रहा है। बिचौलिए मौज कर रहे हैं और किसान परेशान हैं। ये जो आरोप है उसमें कितनी सच्चाई है ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही दूसरे प्रदेशों से धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाए जाने की शिकायतें लगातार सामने आती रहती हैं। यही कारण है कि प्रशासन तौर पे यहाँ पर व्यवस्था की गई है और जो सरहद के इलाके हैं वहाँ पर जांच केंद्र बनाए गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरहद को मिलाने वाली जगह रामानुजगंज में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कृषि उपज मंडी की ये जाँच चौकी है। यहाँ पर तमाम वो व्यवस्था की गई है कि जो दूसरे प्रदेशों से धान न लाया जा सके और छत्तीसगढ़ में उसे खपाया ना जा सके, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जांच चौकी बनाई गई है। यहाँ पर न सिर्फ कृषि मंडी के अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, बल्कि राजस्व के कर्मचारी और कृषि विभाग के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और ये कोशिश की जा रही है कि धान जो है वो झारखंड से सरहद के इस पार ना लाया जा सके और कोई भी ऐसी अवैध परिवहन के मामले को रोका जा सके। लेकिन हम आपको बता दें कि जो सरहदी इलाके हैं वहाँ से करीब 86 जो क्विंटल धान है वो जब्त किया गया है और अवैध परिवहन के मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन कहां पर से ये चूक हो रही है और किस तरह की जांच व्यवस्था की गई है ये जानने की कोशिश करते हैं। मंडी सचिव जो कि प्रभारी हैं जांच चौकी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या व्यवस्था की गई है, कितने चौकी लगाए गए हैं और धान खरीदी को लेकर किस तरह की व्यवस्था है? अभी हमारे यहाँ जैसे अंतर्राज्यीय जांच चौकी रिकॉर्डेड रूप से 2 है, जैसे रामानुजगंज, कन्हार और धनवार। उसके अलावा कलेक्टर महोदय के द्वारा 9 चौकी और बनाई गई है, जो कि झारखंड यूपी से लगा हुआ कन्हर नदी जो है उसके किनारे किनारे जहाँ भी रास्ता है वहाँ पे बैरियर लगाई गई है। और वहाँ पे बैरियर में SDM रामानुजगंज के द्वारा और SDM वाड़फनगर के द्वारा मतलब वहाँ पे टीम बैठाई गई है। आपका उसमें पटवारी, पुलिस वाले और आपका REO, कृषि विभाग से सभी कर्मचारी को, फॉरेस्ट से उसको सभी को हर चौकी में ड्यूटी लगाई गई है, 4-4, 5-5 लोगों का टीम बना करके। और छत्तीसगढ़ में बाहर राज्य से तो किसी भी प्रकार से धान ना आ सके, इसका कड़ा व्यवस्था, कड़ा निगरानी रखी जा रही है। तो रात के समय जांच की किस तरह की व्यवस्था होती है? यदि उधर से कोई गाड़ियां आती हैं तो किस तरह से चेक करते हैं आप लोग? जैसे कोई भी गाड़ी आती है, खाली भी गाड़ी रहती है, तिरपाल बंधा रहता है, तो उसको तिरपाल पीछे से डाला में चढ़ करके उसको चेक किया जाता है बाकायदे। और उसमें धान का अगर सुपर फाइन क्वालिटी का धान है तो उसका सैंपल निकाला जाता है। सैंपल निकालने के बाद कृषि विभाग, फूड विभाग, मंडी विभाग के द्वारा टीम के द्वारा जांच करके उसको सत्यापित करके अगर वो सुपर फाइन क्वालिटी का धान है तो उसको मंडी रसीद जारी कर उसे भेजा जाता है। अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि कुछ प्रकरण बनाए गए हैं। किस तरह के ये प्रकरण बने हैं, कहाँ पर बनाए गए? अभी हमारे वाड़फनगर क्षेत्र में बना हुआ है 3 प्रकरण। एक कल बना सनावल क्षेत्र में, नायब तहसीलदार और सनावल TI के द्वारा पकड़ी गई। एक ट्रैक्टर धान आ रही थी जिसको बता रहे यूपी बॉर्डर से, यूपी क्रॉस करके आ रही थी। उसको तत्काल हमारी टीम ने उसे जब्त कर उसे थाना सनावल में TI के सुपुर्दगी में दिया गया है। और किस तरह की शिकायतें रहती थीं और धान क्यों बेचा जाता था छत्तीसगढ़ में? आखिर ऐसी क्या बात है कि दूसरे प्रदेशों से धान लाकर यहाँ पर खपाया जाता है? एक्चुअल क्या है कि जैसे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 25 रुपये क्विंटल प्रति क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है और हमारे पड़ोसी राज्य में
वो 11 रुपये 12 रुपये किलो के रेट में धान रहता है। तो यहाँ कुछ कोचिए टाइप से जो व्यापारी हैं उन लोगों का ये ध्येय रहता है कि हम बाहर से धान ला करके और यहाँ छत्तीसगढ़ मंडी समिति में उसको खपाएं। तो उसी के निगरानी के लिए टीम बनाई गई है और वो किसी भी प्रकार से एक भी बोरा धान ना आए इसका पूरा कड़ा व्यवस्था किया गया है। और जैसे ही पता चलता है, अभी तक जो ही पता चला है अभी जो उसके बाद तत्काल कार्रवाई की गई है और जब्ती की गई है। आपने हाथ में कुछ धान रखा हुआ है, वो किस तरह का धान है और इसको किस तरह से परमिट करते हैं आप लोग? ये धान जैसे सुपर फाइन क्वालिटी का धान है, ये एकदम पतला धान है जो कि ये राइस मिलर के द्वारा मंगाया जाता है। ये 1900 रुपये रेट के ऊपर का धान है, जिसका उसमें आदेश है हमारे पास कि सुपर फाइन किस्म का धान जो 1900 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक लागत का हो, आयातक के लिए संचालक खाद की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, परंतु उसको खाद विभाग में संबंधित जिले से खाद विभाग में उसको सूचना दे करके उसको लाना है। और जहाँ भी लाएगा, जिस भी राइस मिल में खाली होगा, उसका पूरा विधिवत जानकारी देना है संबंधित जिले के जिला खाद्य अधिकारी को। तो ये थे मंडी के सचिव जो कि जांच के दल के नेतृत्व करता है और इनका कहना है कि तमाम वो कोशिश की जा रही है कि जो सरहद के दूसरी तरफ के धान हैं वो छत्तीसगढ़ में ना आ सकें और किसी भी तरीके से अवैध परिवहन को रोका जा सके। मगर किस तरह की व्यवस्था है, क्या सचमुच धान जो है वो दूसरे प्रदेशों से छत्तीसगढ़ में नहीं पहुँच रहा है, इसकी पड़ताल हम करेंगे और आपके सामने ये भी खुलासा करेंगे कि कहीं न कहीं तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी कई ऐसे इलाके हैं या कोचिए हैं जो छत्तीसगढ़ में पहुंचकर धान की बिक्री कर रहे हैं। झारखंड के धान की बिक्री छत्तीसगढ़ के मंडियों में हो रही है या नहीं, ये सिलसिला लगातार जारी है या नहीं, इस पर कोई अंकुश लगा है या नहीं, ये जानने के लिए हम छत्तीसगढ़ से झारखंड की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और मकसद यही है कि क्या अब भी पड़ोसी राज्यों के धान छत्तीसगढ़ के मंडियों में खपाए जा रहे हैं, ये जानने के लिए हम झारखंड के समिति केंद्रों तक भी पहुंचेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हाल है और क्यों जो छत्तीसगढ़ में दूसरे प्रदेशों का धान खपाया जा रहा है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ से झारखंड की ओर। छत्तीसगढ़ में दूसरे प्रदेशों का धान आखिर कैसे पहुंचता है और क्यों यहाँ के किसान या बिचौलिए छत्तीसगढ़ प्रदेश में जाकर धान बेचना चाहते हैं, इसके कारण को जानने के लिए हम झारखंड राज्य पहुंचे हुए हैं। झारखंड के यहाँ पर कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए किस तरह की धान की खरीदी होती है और छत्तीसगढ़ में क्यों जाता है धान? छत्तीसगढ़ में तो नहीं जा रहा है सर। 18 रुपया 68 पैसा यहाँ केंद्र सरकार देता है और 1 रुपया 82 पैसा राज्य सरकार बोनस देती है। 20 रुपया 50 पैसा प्रति क्विंटल हम लोग किसान को मिलता है। तो किस तरह की व्यवस्था रहती है अब धान खरीदी में? क्यों यहाँ पर जो बात आती है कि छत्तीसगढ़ में धान जा रहा है, क्या लगता है कि जा रहा है धान या क्या व्यवस्था है? नहीं सर, धान तो नहीं जा रहा है। हाँ, यहाँ के किसान खुद यहीं बेच रहे हैं। ये बताइए आप भी एक किसान हैं, किस तरह की व्यवस्था रहती है और छत्तीसगढ़ में कितना मिल रहा है, क्या इसकी जानकारी है आपको? जानकारी जो है बताए सही बताए, यही चीज जानकारी हम लोग सबको है। हम लोग खुद किसान हैं। तो ये बोला जाता है कि वहाँ दूसरे प्रदेश जो पड़ोसी राज्य है आपका छत्तीसगढ़, वहाँ पर ज्यादा धान मिलता है, क्या इसकी इच्छा में यहाँ पर खरीदी होती है, बिचौलिए आते हैं क्या? नहीं, यहाँ पर नहीं आते हैं। तो ये किसान हैं झारखंड के जो ये कह रहे हैं कि शायद अब जो इस इलाके का धान है वो छत्तीसगढ़ में नहीं जा रहा है और यहाँ पर जो सरकार झारखंड सरकार है वो जो बोनस दे रही है और जो एमएसपी में धान की खरीदी कर रही है उसमें ही किसान संतुष्ट हैं और अपने धान को यहीं बेचते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि शुरुआती दिनों में भले ही छत्तीसगढ़ में जो दूसरे राज्य का धान है, चाहे वो झारखंड की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ से धान जाते थे, लेकिन अब उसका अनुपात कम हुआ है और यहाँ के किसान जो झारखंड के किसान हैं वो अपने प्रदेश में ही धान की बिक्री कर रहे हैं।
जांच चौकियों की संख्या 2 से बढ़ाकर 11 कर दी गई है, लेकिन अब भी छत्तीसगढ़ में दूसरे प्रदेश, चाहे वो झारखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश, दोनों जगह के न सिर्फ धान लाए जा रहे हैं बल्कि उन्हें मंडियों में खपाया भी जा रहा है। प्रशासनिक दावे चाहे जो भी हों, लेकिन उसकी हकीकत क्या है, इसका खुलासा हम करने जा रहे हैं। ये वो एक शख्स हैं जो ये खुलासा करेंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में दूसरे प्रदेशों का धान पहुंचता है और उसे समितियों में खपाया जाता है। ये बताइए, तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके बाद भी जो दूसरे प्रदेश से जो धान है वो छत्तीसगढ़ कैसे पहुंच जाता है? देखिए, ये जो कन्हर नदी है इसके अगल बगल बहुत ऐसे गांव हैं जहाँ पे मतलब इस घर के अगल बगल नदी के उस पार झारखंड इलाका है, उस इलाके में वहाँ पे लोग सेट रहते हैं। यहाँ नदी के इस किनारे से लोग जाते हैं लेबर की तरह, लेबर 10-20 जाएंगे और अपने पीठ में धान को लेके आ जाते हैं और उधर से पूरा धान झारखंड इलाका से कंधे में लेकर और इस पार ले आते हैं और वही धान को समिति प्रबंधक के द्वारा, जिसका खाता खाली होता है या फिर जिसका खाता मतलब शेष रह गया या फिर जो किसान धान नहीं कमाया है, उसका पंजीयन हुआ है, उस खाते में ले के समिति प्रबंधक से सेट करके कोशिया बिचौलिया के द्वारा धान मतलब बिक्री कर दिया जाता है। ये पूरा कहानी इसका हो गया। और समझे कि ये जो कन्हर जो नदी है इसके अगल बगल बहुत से ऐसे गांव हैं, या फिर लेफ्ट ले लें उसका या फिर उसके राइट ले लें, मतलब मेन जो रामानुजगंज केंद्र है उसके अगल बगल बहुत से ऐसे गांव हैं जिसके कन्हर नदी लगा हुआ है। उसका फायदा बहुत लोग उठाते हैं। ये बताइए, जो धान पहुंचता है छत्तीसगढ़ में, आखिर क्यों धान लेकर आते हैं और क्यों बिक्री यहाँ करते हैं? देखिए, क्या है कि झारखंड की जो सरकार है वो शायद तक रेट वहाँ पे लेती है कम, और छत्तीसगढ़ सरकार की जो रेट है वो शायद झारखंड की सरकार से रेट से ज़्यादा है। इसलिए इनको मतलब इस छत्तीसगढ़ के मंडी में उनको फ़ायदा ज़्यादा लगता है, इसलिए वो रेट के चलते, पैसा के चलते उन लोग इस झारखंड की धान छत्तीसगढ़ में लाके उन लोग सेल करते हैं। तो ये जांच चौकियां जो बैठाई गई हैं, क्या वो नहीं पकड़ पाती हैं या फिर उन तक बात नहीं पहुंचती? जांच चौकियां जो बैठाई हैं उनको पता ही नहीं है ना कि कौन सा गांव है जहां पे मतलब कन्हर नदी लगा हुआ है, जिसके पास बॉर्डर इलाके हैं, जिसका अगल बगल झारखंड का इलाका है। अगर ये उस एरिया में अगर पुलिस अगर लग जाए, रात दिन का ड्यूटी लग जाए, जिस एरिया में मतलब समझिए कि जो एरिया संदिग्ध एरिया है जहाँ पे मतलब धान वान पार होता है, अगर उस एरिया में अगर इन लोग अपना कमेटी जांच टीम अगर बन जाए तो ये इसको मतलब रोका जा सकता है। समिति प्रबंधक कैसे खेल करते हैं, उनके तक कैसी व्यवस्था रहती है, आखिर वो जो धान आता है वो कैसे खपता है? समिति प्रबंधक में से इसमें क्या रहता है कि जैसे कि अगर कोई किसान है, अगर उसको कोई धान बेचना है तो दूसरे के खाते का व्यवस्था करता है। तो जब वो दूसरे खाते का व्यवस्था करता है उसके बाद फिर क्या होता है कि उसी खाते में जो झारखंड से जो धान आता है वो उसके खाते में लाके समिति प्रबंधक के द्वारा ये बोलता है कि ये धान मेरा है, वो धान को फिर उसको लाके उसको मतलब बेच दिया जाता है, खपा दिया जाता है। तो ये अकाउंट पेमेंट होता है क्या? जो किसान होता है वो भी इसमें शामिल होता है? किस तरह की साठगांठ होती है? ये कोई साठगांठ वाली तो बात इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें ऑनलाइन का जो सिस्टम है, अगर हम किसान धान लेके जाता है मंडी में तो श्योर सी बात है कि उसका धान तो खरीदी होगा ही है। अब किसान जब धान लेके आता है मंडी में तो उसको तो पता नहीं है कि ये धान झारखंड का है कि ये धान छत्तीसगढ़ धान तो धान होता है। तो वही धान अगर जिसके खाते में मतलब धान बेचना शेष रह गया है या फिर वो किसान धान पैदा नहीं किया है तो वो धान उसके खाते में जाके मतलब बिक्री हो जाता है और उसका खाता है बैंक के द्वारा मतलब लिंक होता है, उसका खाते में पैसा आ जाता है। ये वो खेल है जिसके जरिए न सिर्फ ये समझा जा सकता है कि जो छत्तीसगढ़ में दूसरे प्रदेशों का धान आ रहा है बल्कि उसे समितियों में खपाया भी जा रहा है। ऐसे में तमाम वो जो व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो छत्तीसगढ़ के बाहर प्रदेशों से धान छत्तीसगढ़ में ना आए, उस पर कहीं ना कहीं पोल लगती नजर आ रही है और इस पोल का ही फायदा जो धान के बिचौलिए हैं, जो धान का खेल करने वाले लोग हैं वो उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो तमाम व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठना लाजमी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान की खरीदी हो रही है और अब
हम इस वक्त मौजूद हैं जो बलरामपुर जिला का और जो सरहदी इलाका है जो झारखंड से लगा हुआ धान खरीदी केंद्र, वहां पर मौजूद हैं। और यहां पर क्या स्थिति है, किसानों को धान बेचने में किस तरह की परेशानी हो रही है, या फिर उन्हें जो शासन के जो निर्देश दिए गए हैं उसके बाद से किस तरह की व्यवस्था यहां पर दिख रही है, इसके लिए बात करेंगे। सीधे किसानों के पास चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो धान की व्यवस्था की गई है खरीदी को लेकर उसका पालन हो पा रहा है और वो किस तरह से देखते हैं। ये बताइए, धान खरीदी हो रहा है, क्या लग रहा है, कैसी हो रही है खरीदी और क्या समस्या है? नहीं, धान खरीदी ठीक हो रही है। धान खरीदी ठीक हो रही है। धान खरीदी में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी रकबा जो घटा दिया गया है शासन द्वारा वो गलत है, क्योंकि हमारा धान का क्या करें। हम पहले बेचते थे 70 क्विंटल, वहां हम आज 17 क्विंटल बेचना पड़ रहा है आज मेरे को। इसका हम एसडीएम के पास भी आवेदन कर चुके, तहसीलदार के पास भी कर चुके, कलेक्टर जी से भी मिल चुका। वो बोले कि नहीं, प्रधानमंत्री जी का ये आदेश है, मुख्यमंत्री जी के पास मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सभी कोई दरखास्त अपना अपना दीजिए तहसीलदार के पास, जिनका की रकबा कम कर दिया गया है उनको तत्काल बढ़ा दिया जाएगा। किसानों के इतना दिन हो गया, अभी तक कोई बढ़ाने का नाम नहीं है। किसानों की समस्या गिरदावरी को लेकर है, जिसमें उनकी जो रकबा है वो कम कर दिया गया है। ऐसे में जो किसान हैं वो काफी कम मात्रा में अपनी धान बेच पा रहे हैं। कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, पहले कितना धान बेचते थे, अभी क्या स्थिति है? अभी तो 2 हेक्टर मेरे को दिए हैं, पहले दिए थे 6 हेक्टर, तो 2 हेक्टर आया है। तो कितना पहले धान बेचते थे, अब क्या परेशानी हो रही है? 600 बोरी बेचते थे, अब बेच रहे हैं 200 बोरी। तो क्या क्या परेशानी हो रहा है, कैसे आप धान बेचेंगे, बाकी धान का क्या करेंगे? बाकी धान हम क्या करेंगे, अब तो भाई इसी ने घर में रखे हैं, क्या करेंगे। मेहनत से कमाए और बिक नहीं रहा है, और कर्जा भी लिए हैं, तो कर्जा कैसे माफ होगा? धान बेचेंगे तभी ना होगा। किसानों की चिंता ये साफ है कि जब धान नहीं बिकेगा तो आखिर कैसे उनका कर्ज माफ होगा। समिति प्रबंधक जो कि यहाँ पे खरीदी कर रहे हैं उनसे बात करते हैं, किस तरह की व्यवस्था है आप लोगों की, कैसे धान खरीदी कर रहे हैं और क्या आकलन है आप लोगों का? देखिए, सभी हमारे पास धान खरीदी के लिए व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई किसानों को दिक्कत नहीं है। आज तक जितना भी खरीदी हुआ, न टोकन देने में न धान खरीदी में, मतलब थोड़ा बहुत किसान ये समस्या लेकर के आते हैं कि मेरा कुछ रकबा कम हो गया है, से बाकी धान हम कहाँ बेचेंगे, इस टाइप का हमारे पास समस्या आता है। बाकी और किसी प्रकार का समस्या नहीं आता है। और थोड़ा बहुत क्या है, जो अभी ये 2-4 दिन से बरदाना का कुछ कमी दिख रहा है, तो अधिकारियों से मैं बात किया हूं तो बोले कि जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा बरदाना के। सरहदी का इलाका है, काफी शिकायतें पहले आती रही हैं कि सरहद का धान इधर आकर बेचा जाता था। अब किस तरह की व्यवस्था करते हैं, कैसे आकलन करते हैं आप लोग, क्या क्या वेरिफिकेशन होता है? यहाँ जो किसान धान बेचने आता है उसका टोकन रहता है, उसका पुस्तिका रहता है, साथ में आधार कार्ड भी रहता है। वो सब हम लोग वेरिफिकेशन करके उसको धान को लेते हैं अंदर। और इस बार सरहदी क्षेत्र का बात रहा तो इस बार तो किसाने का धान इतना पैदा हो गया है, और जो भी थोड़ा बहुत रकबा का कमी के कारण खुद नहीं इन लोग धान बेच पा रहे हैं, तो बाहर से कहाँ आ गया। अच्छा, ये भी शिकायत है कि किसान परेशान हैं, लेकिन जो बिचौलिए हैं वो कहीं ना कहीं समिति में धान खपा पाने में सफल हो जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि सचमुच ऐसा हो रहा है या फिर उसकी निगरानी कैसे हो रही है? नहीं, बेचौलिया तो पता नहीं सर, लेकिन बेचौलिया तो अभी खुद ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि सभी किसान का पंजीयन करा लिए हैं, अपना अपना जमीन का, मतलब जैसे 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, तो सब अपना अपना अलग अलग ऋण पुस्तिका वगैरह बनवा करके और सब अपना अपना पंजीयन करवा लिए हैं। तो सब खुद से अपने अपने किसान खुद से बेच पा रहे हैं। बाकी हाँ, रही बात उस टाइप का पूछ रहे हैं, तो जैसे कुछ भाई मिला करके साथ में ले करके आ जा रहे हैं जिनका कि नहीं हो पाया है पंजीयन। तो उनकी कैसे खरीदी कर रहे हैं आप लोग, क्या व्यवस्था दी है उन लोगों को? उन लोग का जैसे सहमति बना करके ला रहे हैं धान, और सहमति में बिक रहे हैं उन लोग, फिर सहमति के हिसाब से अपना पैसा। तो ये व्यवस्था है जो कि सरहदी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर और झारखंड का बॉर्डर का एक बड़ा
धान खरीदी केंद्र है। यहाँ पर किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो गिरदावरी की रिपोर्ट कम की गई है उससे उन्हें धान बेचने में काफ़ी परेशानी हो रही है और अब उन्हें ये चिंता सताने लगी है कि उसका उत्पादन ज़्यादा है। ऐसे में धान की बिक्री अगर वो समितियों में नहीं कर पाएंगे तो कर्ज वो कहाँ से अदा करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि क्या व्यवस्था इन किसानों की गुहार को सुनकर कोई व्यवस्था की जाती है या फिर ये किसान ऐसे ही परेशान रहते हैं। पुलिस प्रशासन सजग होकर के सभी जगह चेक पोस्ट लगाया और संयुक्त रूप से हमारी जो चेक पोस्ट है प्रशासन की वो चेक पोस्ट यहाँ पे काम कर रही है। साथ ही इससे पहले ही हमने जो है चेकिंग स्टार्ट कर दिया था 15 दिन पहले, जिससे अवैध रूप से जो कोई धान जो है यहाँ ना आए। और जहाँ भी इस टाइप से प्रकरण आए हैं अवैध यूपी से या झारखंड से यहाँ के किसानों के इनपुट से कम धान खपाने का, उसके लिए हम लोग लगातार कार्रवाई किए हैं और अभी तक लगभग 6 प्रकरण बने हैं और लगभग 800 क्विंटल हम लोगों ने धान जब्त तक भी किया है, जिन पर हम लोग मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई भी किए हैं। और हम जिले के जो किसान हैं हमारे, उनसे अपील कर रहे हैं कि भाई आपका धान विधिवत या नियमानुसार खरीदा जाएगा। आप किसी अवांछित व्यक्ति या किसी कोचिया का या ब्रोकर का धान खपाने के लिए अपना ऋण पुस्तिका न दें। छत्तीसगढ़ की ऐसी विडम्बना है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार 25 रुपया चावल खरीदती है, धान खरीदती है और यहाँ चावल 20 रुपये किलो हर जगह खुले बाजार बिकता है। वहाँ से व्यापारी 10 रुपये 12 रुपये में धान पहुँचा के दूसरे राज्य वाले यहाँ देते हैं। इसलिए बिचौलिया बड़ा सक्रिय रहे और किसानों से ज़्यादा लाभ बिचौलिया लोग उठाते रहे। इसलिए भूपेश बघेल की सरकार आते के साथ हम लोगों ने जब बात उठाया तो उन्होंने एक बहुत प्राथमिकता तय किया कि किसानों की खेत में ही गिरदावरी कर ली जाए कि कौन सी फसल लगा है और जितना रकबा में लगा है उसके हिसाब से हम खरीद करेंगे। छत्तीसगढ़ की समितियों में बिकने वाला धान छत्तीसगढ़ का ही है या फिर दूसरे प्रदेशों से भी धान यहां लाकर खपाया जा रहा है। आज की रिपोर्ट में हमने यही जानने की कोशिश की और हमने पाया कि कहीं ना कहीं पहले इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती थी और उसमें कमी आई है, लेकिन अब भी इस तरह की घटनाएं बंद नहीं हुई हैं। कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेशों से धान लाकर छत्तीसगढ़ की मंडियों में खपाया जा रहा है। एक बड़ी बात ये भी सामने निकल कर आई कि जिस तरह से गिरदावरी की रिपोर्ट प्रशासन और शासन के द्वारा दी गई है, उससे कहीं ना कहीं जो वास्तविक किसान हैं वो अपना धान बेच पाने में परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो बिचौलिए हैं वो अपनी बेच पाने में, धान की बिक्री कर पाने में सक्रिय हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को इस ओर संज्ञान लेकर किसानों की समस्याओं का निराकरण करने का पहल करना होगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IBC 24 और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।